गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब मुझे देख रहा है उसके अकॉर्डिंग, दिस इज अंकिता अरोरा। हेलो एवरीवन, हेलो एवरी स्टूडेंट। एंड ये है अब क्या, ये है एक एंटायरली न्यू सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट दैट वी हैव नॉट स्टडीड, हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। 10th तक तो कुछ भी नहीं छुआ था, इसे हमें पता ही नहीं था। बट हाँ, वी नो कि वी आर इन द स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स स्ट्रीम में है, हमें कुछ क्या करना है, अकाउंटेंसी अब सीखना है। If I talk about the subject accountancy, this is one of the very interesting subject as well as scoring. अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूँ, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, यस। ये सब्जेक्ट इजी है, यस। इस सब्जेक्ट में लॉजिक है, यस। और ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। मैम, प्रैक्टिकल से क्या मतलब है? मतलब ये कि यहाँ जो आप डेबिट क्रेडिट सीखेंगे, आगे जो अकाउंटेंसी के रूल्स आप लोग यहाँ पे सीखेंगे, ये रूल्स क्या हैं, आपको काम आएंगे। कहाँ पे काम आएंगे? प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएंगे। These rules you will come to know, you will use in your practical life also. अब आप बोलेंगे मैम प्रैक्टिकली कैसे? देखो, अकाउंटेंसी मतलब आप एक चीज़ समझ लो, एक एक खर्चा जो हम करते हैं, एक एक खर्चा जो हम करते हैं, वट एवर एक्सपेंस वी डू, वी रिकॉर्ड दैट एक्सपेंस। उन एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे हम थे जब 10th में, हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, उसके कुछ अलग से क्या होते थे, रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे हमने रूल्स याद किए थे फॉर मैथ्स, यहाँ पे अकाउंटेंसी के सिर्फ 3 गोल्डन रूल्स हैं। अकाउंटेंसी के कितने गोल्डन रूल्स हैं? सिर्फ 3 गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटेंसी के। अगर वो अच्छे से समझ में आ गए, वो यहाँ पे बैठ गए, इधर क्या हो गया, बैठ गए, तो हमारे लिए अकाउंटेंसी में किसी भी तरह की एंट्री करना बहुत इजी हो जाएगा। बस 3 रूल्स। यस मैम, 3 रूल्स। यस, 3 रूल आए यहाँ पे, समझ में आए, और हम अकाउंटेंसी में किसी भी तरह की एंट्री करने में सक्षम है, सक्सेसफुल है। ठीक है। लेकिन जब हम स्टार्ट करें अकाउंटेंसी, हम इसका क्या देखते हैं, एक बैकग्राउंड देखते हैं। हम क्या देखते हैं, एक बैकग्राउंड देखते हैं। और बैकग्राउंड ऑफ अकाउंटेंसी क्या है? सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं घर का। हमारा ही घर है। मेरे घर में क्या होगा, मेरे घर में मैं बजट बना के चलती हूँ। मैं क्या करती हूँ, बजट बनाती हूँ। आई हैव एन बजट ऑफ 10,000 रुपीज़ फॉर मंथली एक्सपेंसेस। तो मैंने लिख दिया कि मेरे पास कैश है 10,000। मेरे पास क्या है, कैश है 10,000। अब क्या होगा, ये 10,000 को मैं ग्रॉसरी के लिए यूज़ करूँगी, कुछ किराना के लिए यूज़ करूँगी, कुछ मेड वगैरह को पेमेंट करने के लिए यूज़ करेंगे, कुछ बिल्स पे करेंगे। यहाँ जा रहा है पैसा, आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो मतलब मेरे घर से बाहर जाना, मतलब मैं पेमेंट कर रही हूँ। पेमेंट हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ये सब चीज़ें हम लिख के रखेंगे। क्यों लिख के रखेंगे? ताकि हमें पता हो कि एट द एंड मेरे पास कितना पैसा बचता है, राइट? मुझे पता होना चाहिए कि एट द एंड मेरे पास कितना खर्चा हुआ। कुछ अगर कहीं से रिसिप्ट आई है, कहीं से मुझे कुछ इनकम हुई है, मैं वो भी लिख लूँगी। या और यहाँ पे कितना मेरे पास बच रहा है, ताकि मुझे पता रहे कि ओवरऑल मंथली बेसिस पे हमें कितना खर्चा करते हैं हम। ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अब ये तो घर की बात हो गई। घर में भी जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हो, इसका मतलब है आप रिकॉर्ड करके रख रहे हो हर एक चीज़ को। आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग जब बिजनेस पर्सपेक्टिव से आ जाती है, तो ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वाइल डूइंग बिजनेस। लेकिन यहाँ पे कुछ क्या आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट आएंगे आगे, जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में मुझे कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने। हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। बट अकाउंटिंग सिंपली मीन्स, हम बोले हिंदी में, तो अकाउंटेंसी इज लेखा जोखा, लिखा पढ़ी, बही खाता।
अकाउंट्स बनाना इज़ बेसिकली बही खाता बनाना, जो पुराने ज़माने में मुनीम लोग होते थे, रेड डायरी लेके बैठते थे, उसमें सारा लेखा जोखा लिखते थे, सारा की सारा हिसाब लिखते थे। तो हिसाब मेंटेन करना इज़ अकाउंटेंसी। हिसाब मेंटेन करना क्या है? अकाउंटेंसी है। क्या इतनी छोटी सी बात आपको क्लियर हुई कि अकाउंटेंसी का मतलब है हिसाब लिखना? ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें आपको लिख के यहाँ पे बता रही हूँ, वो आप समझते जाना। यू विल रियली लव दिस सब्जेक्ट। इफ़ यू वांट टू रियली लव दिस सब्जेक्ट, आपको बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है और नोट डाउन करते जाना। टू द एक्सटेंट पॉसिबल मैं कॉन्सेप्ट तो सारे बता रही हूँ, लेकिन हाँ क्वेश्चंस में कुछ कुछ ही ले पाऊँगी। तो अगर आपको चाहिए कि आपको प्रॉपर क्लासेस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब अकाउंटेंसी में कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं वो हम देखेंगे। किसके बेसिस पे? हमारे छोटे से एग्जाम्पल को लेके ही देखेंगे, जो हमने अभी लिया ना कि हम घर में भी 10,000 रुपये का अगर बजट होता है मंथली एक्सपेंस करने का, तो वहाँ भी लेखा झोंका होता है, वहाँ भी लिखा पढ़ी होती है, वहाँ भी हिसाब बनता है। तो उस हिसाब को हम अकाउंटेंसी से धीरे धीरे कवर करेंगे, कंपेयर करेंगे और समझते हैं कि अकाउंटेंसी होता क्या है। राइट, चलो तो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? देखो, सबसे पहले हमने क्या बोला? हमने बोला कि ये रहा हमारा घर। हमारा घर क्या है? ये है हमने एक बजट बनाया कि इस महीने मेरे पास है, आई एम हैविंग ओनली 10,000 रुपीज़। आई एम हैविंग ओनली वॉट? 10,000 रुपीज़। अब ये तो क्या किया, ये 10,000 रुपीज़, ये रही मेरी एक कॉपी, हम कॉपी भी बना ही लेते हैं। ये रही हमारी क्या? खाता बही खाता, समझते हो ना? अकाउंटिंग बुक बोलते हैं हिंदी में उसको। ठीक है, तो दिस इज़ माई अकाउंटिंग बुक। इसमें मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैम? इसमें हमने ये लिख दिया कि हमारे पास कितने हैं? 10,000 रुपीज़ एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? बिल आया। बिल कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने कितना भरा? 500 रुपीज़ का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा। आपका रिचार्ज किया आपने, प्रीपेड है आपका, रिचार्ज किया आपने फिर से 500 रुपीज़ का। आपने ग्रॉसरी किराना वगैरह जो है वो मंगवाया 3,000 रुपीज़ का। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? जितना जितना खर्चा कर रहे हैं वो आप लिख रहे हैं। अब क्या हुआ? हम ट्यूशन्स लेते हैं। 10,000 तो थे, पर क्या हुआ? हम ट्यूशन्स लेते हैं तो फीस आई, ट्यूशन फीस आ गई 5,000 रुपीज़। तो ये ऐड हो गया, बाकी चीज़ें माइनस होती जाएंगी। मतलब समझो, यहाँ पे जो आ रहा है, जो जा रहा है, जो मनी के टर्म्स में है, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे लिख रहे हो। यू आर रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। यू आर रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दैट इज़ रिलेटेड टू मनी। मनी से रिलेटेड सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो। ये तो हमारे घर में हो रहा है, ये सारी चीज़ हमारे घर में हो रही है। लेकिन अब हम आते हैं कहाँ पे? हम आ जाते हैं, ये रही बड़ी बड़ी बिल्डिंग, और ये है हमारे क्या? बड़ी बड़ी बिल्डिंग इज़ मॉल। ये मॉल है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है। तो बिजनेस में भी तो क्या होगा? ये सब रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी कि नहीं, कि कौन सा सामान कहाँ से आया, कितने में आया, कितना पैसा था, क्यों चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ के लिए कितना खर्चा हमने कहाँ किया। आप अगर इसे लिख के नहीं करोगे, लिख के नहीं किया, तो क्या 1 साल बाद याद रहेगा आपको कि मैं उस डेट को, मतलब 15 जुलाई को मैंने कुछ ख़रीदा था, कितने का ख़रीदा था? क्या इतना याद रख सकते हो? नहीं रख सकते। तो आप क्या करते हो? रिकॉर्डिंग करते हो इन रिटर्न। इसलिए क्या होता है? इन रिटर्न रिकॉर्डिंग की जाती है। बिकॉज ह्यूमन नहीं याद रख सकता चीज़ों को, तो वो लिख के रखता है। तो अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूँ तो अकाउंटेंसी इज़ अ प्रोसेस। क्या अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है जिसमें आप एक एक चीज़ लिख रहे हो? ये एक प्रोसेस फॉलो करोगे अकाउंटेंसी में, आगे आपको पता चलेगा। रूल्स हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, ऐसे करके 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है।
वो 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, उसके बेसिस पे ही एंट्री की जाती है। मैम अब ये एंट्री क्या होता है? एंट्री ये होता है, ये जैसे आप लिख रहे हो ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 भरा, रिचार्ज किया, वी हैव रिचार्ज फॉर 500, वी हैव परचेज ग्रॉसरी फॉर 3000, ये सब आप एंटर कर रहे हो, दैट इज एंट्री। लेकिन घर में तो बस हम इतना लिख देते हैं, बिजली का बिल 500, इतने का बिल इतने का। लेकिन यहाँ पे जब आप यहाँ आ जाओगे, दैट मीन्स बिजनेस में, तो बिजनेस में एक एक लाइन में आप ऐसा नहीं लिख सकते, वहाँ बकायदा एंट्री होती है। वहाँ एंट्री कैसी होती है मैं बस लिख के बता रही हूँ, आपको आगे समझाएंगे जब यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखेंगे कि एंट्रीज कैसे होती है। सपोज करो ये है, यहाँ पे मॉल में कुछ सेल हुई, क्या हुई? सेल हुई, कुछ बेचा हमने। बेचोगे तो सामान जाएगा मॉल से, सामान उस पर्सन के पास जाएगा जिसने खरीदा है। मॉल है, मॉल से सामान किसके पास जाएगा? इट विल गो टू द पर्सन हु हैज़ परचेज्ड इट, राइट। और ये जो कस्टमर है ये मॉल वाले को क्या देगा? ही विल गिव मनी। तो मॉल वाला अपने यहाँ पे क्या बोलेगा? रिसिप्ट हुआ उसको कुछ, मॉल वाले को क्या हुआ? यहाँ पर रिसिप्ट हुआ। क्या रिसिप्ट हुआ? कैश रिसीव हुआ। तो यहाँ पे वो लिखेगा मेरे पास आया कैश, तो यहाँ लिखेगा वो कैश अकाउंट डेबिट। अब मैम ये डेबिट क्या है? अभी तुम्हें कुछ नहीं जानना, बट मैं बता रही हूँ एंट्री होती कैसी है। कैश अकाउंट डेबिट, इसके यहाँ से कुछ तो गया होगा, कैश ऐसे ही तो नहीं आया, उसे ये भी तो लिखना पड़ेगा क्या गया उसके बिजनेस से जिसके बदले में ये कैश आया है। तो उसके यहाँ से गया है कुछ स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है ये भी हम आगे समझेंगे। जिस चीज़ में वो डीलिंग कर रहा है, जिसका वो बिजनेस कर रहा है, उसे बोलते हैं स्टॉक। तो वो उसके यहाँ से गया तो वो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट जो उसके पास आया टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो उसने 1000 रुपये का कुछ सेल्स किया, तो 1000 का पैसा आया उसके पास और यहाँ से स्टॉक चला गया। क्या सेल्स के बेसिस पे ये दिखा रहा है कि उसने 1000 की यहाँ पे क्या की? सेल्स की। अब ये कैसे एंट्री होती है, कैसे ये सेल्स ही आया, क्या होगा? तो यहाँ पे ये आपको कब जानने को मिलेगा? जब मैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ आपको क्या बताऊंगी? अकाउंटिंग। 3 गोल्डन रूल्स जब अकाउंटिंग के पता चलेंगे, यू विल कम टू नो कि ये एंट्री कैसे होती है। तो ये जब हमने डेबिट क्रेडिट लगाया कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये डेबिट है और नीचे वाले पोर्शन को हम क्रेडिट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसेस फॉलो होती है, कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। Here we follow certain rules, we follow certain process, then only this entry is recorded. Then only this entry is recorded. That means if I take your chapter number 1 जिसमें definition of accountancy है, chapter number 1 in which there is definition of accountancy. Here it has been written, इस definition of accountancy में लिखा है क्या? Accountancy can be defined as a process. It is a process. तो ये समझ में आया है, यहाँ पे जो भी एंट्री होती है कुछ प्रोसेस को फॉलो करके होती है। तो yes, accountancy is a process. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, yes, accountancy एक प्रोसेस है। तो सबसे पहली चीज़ accountancy is a process। यहाँ तक बात समझ में आई? accountancy एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है हमें वो जानना है कि ठीक है भाई अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस करती क्या है? तो सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करोगे तुम कि कौन सा ट्रांजैक्शन मुझे लिखना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन दैट वी हैव टू रिकॉर्ड। बिजनेस हो या फिर हम घर की बात कर रहे हैं, घर में हर एक ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। अब सपोज करो यहाँ पे ये हम थे, हमने बोला हमारे पास 10,000 रुपीज़ है, हम खर्चा करेंगे एंड ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारे ब्रदर ने हमसे 5 रुपीज़ मांग लिए। किस चीज़ के लिए 5 रुपीज़ मांग लिए? चॉकलेट के लिए 5 रुपीज़ मांग लिए। अब क्या आप यहाँ लिखोगे चॉकलेट टू ब्रदर 5 रुपीज़? इतनी छोटी छोटी चीज़ें, अरे 5 भी छोड़ो, उसने तो 1 रुपये के एक्लेयर्स मांग लिए। अब क्या यहाँ आप 1 रुपये लिखने बैठोगे? बट ऑब्वियस नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे बिजनेस में भी क्या होता है, बिजनेस में भी ऐसे कई खर्चे हैं, या फिर यूँ बोलो कि बिजनेस में काम करते हैं कौन? एम्प्लॉय। बिजनेस में कौन काम करता है? यहाँ पे एम्प्लॉयज़, वर्कर्स यहाँ काम करते हैं। तो यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। अब एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय आपके पास है, आप ये कैसे रिकॉर्ड करोगे? आप कर सकते हो कैसी चीज़ें रिकॉर्ड?
नहीं कर सकते। या फिर आप बोलो कि बिजनेस में क्या हुआ, ये बिजनेस ओनर, इसको भी छोड़ो, ये मॉल है, ये मॉल का ओनर है। मॉल का ओनर जाता है कहाँ पे, मॉल का ओनर किसी जगह पे जाता है और अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है, अपनी पब्लिसिटी करता है, अपना एडवर्टीजमेंट करता है। अब ये क्या किया, बिजनेस पर्पस के लिए काम किया उसने। ये जो मॉल का ओनर है, मॉल का ओनर जाता है एडवर्टीजमेंट करने, खुद की पब्लिसिटी करने कहीं जा रहा है। दिस इज एन एक्ट। ये एक्ट किसके लिए, बिजनेस के लिए। पर अब मैं इस एक्ट को जो बिजनेस के लिए उसने किया, ठीक है, मैं उसे कैसे रिकॉर्ड करूँ? आई कांट रिकॉर्ड इट। इस चीज़ को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। जबकि ऐसा बोला जाता है कि बिजनेस के लिए वॉट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू रिकॉर्ड इट, बट आई कांट रिकॉर्ड दिस थिंग। मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर सकती कि वो वहाँ गया था। पर अगर मुझे रिकॉर्ड करना है तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगी? सबसे पहले आई विल आइडेंटिफाई। I will what? I will identify. What I will identify? I will identify the transaction that are needed to be recorded. I will what? Identify the transaction that are needed to be recorded. अब यहाँ पे मॉल वाला 5 रुपए की क्या लेके आया, स्टेपलर पेन खरीद के लेके आया। अब बट ऑब्वियस ही विल नॉट रिकॉर्ड दिस सर्टेन थिंग, छोटी छोटी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड करेगा। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो ट्रांजैक्शंस जो आपको क्या करने हैं, एक्चुअल में रिकॉर्ड करने, ट्रांजैक्शन दैट आर नीडेड टू बी रिकॉर्डेड। और वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिसे आप मेज़र कर पाएंगे किसमें, यू वुड बी एबल टू मेज़र इन मनी। ओनली दैट ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड दैट यू आर एबल टू मेज़र इन मनी। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है, यस, एक प्रोसेस के थ्रू ही एंट्री होती है। सेकेंड है, इसमें आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शंस आपको आपके अकाउंट में, आपके हिसाब में लिखने हैं, और वो ही ट्रांजैक्शन आप हिसाब में लिखेंगे जिसे आप मनी में मेज़र कर सकते हैं। उन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, मनी में मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। यस, पहले तो हमें देखना होगा कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हमें लिखने हैं। देन लिखा है मेजरिंग। यस, मेज़र मतलब जिन जिन चीज़ों को मनी में मेज़र कर सकते हो उन्हें ही आप लिख पाओगे। यहाँ पे मैं जाके किसी के लिए कुछ काम कर देती हूँ लेकिन मैंने कोई फ़ीस नहीं चार्ज की। मैं जाके किसी स्कूल के लिए क्या करती हूँ, एक फ्री लेक्चर ले लेती हूँ, यहाँ मैंने कोई फ़ीस चार्ज नहीं की। अब स्कूल को क्या मिल गया, मेरी सर्विसेज मिल गई। स्कूल को क्या मिला, मेरी सर्विस मिल गई। तो क्या होगा यहाँ पे, स्कूल क्या करेगा, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्यों रिकॉर्ड नहीं करेगा? क्योंकि इसे मनी में मेज़र नहीं किया जा सकता। मैंने तो जाके नॉर्मली बच्चों को करियर काउंसलिंग दे दी कि करियर में ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो क्या ये सिर्फ इतनी सी चीज़, ये चीज़ जब मैंने पैसे मांगे ही नहीं, मैंने उनसे कुछ भी लिया ही नहीं, तो मनी में वो मेज़र हो ही नहीं सकता। तो जो चीज़ मनी में मेज़र नहीं हो सकती वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती आपके हिसाब में। हिसाब में आप क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे मैम करियर काउंसलिंग देके गई। क्या ये हिसाब होता है? हिसाब उन्हीं चीज़ों का होता है जिसे आप मनी में मेज़र कर सकते हो। तो सबसे पहली आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड उन्हीं चीज़ों को करोगे, रिकॉर्ड करोगे लेकिन उन्हीं चीज़ों को जिसे आप मेज़र कर सकते हो इन मनी। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्ड वगैरह सब कर दिया मैंने। रिकॉर्ड जैसे यहाँ पे किया था ना, 10,000 रुपीज़ है, मैंने आइडेंटिफाई किया क्या 10,000 लिखना है, यस लिखना है। फिर जो जो खर्चे हो वो मैंने पहले आइडेंटिफाई किया कि इनमें से कौन कौन से 1-8 रुपये के खर्चे तो बट ऑब्वियस हम नहीं लिखेंगे, मटेरियल ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि कौन कौन से खर्चे हमें लिखने हैं। अब क्या हो गया, यहाँ आइडेंटिफिकेशन हो गया। यहाँ जो चीज़ें मनी में मेज़र हो गई उन्हें मैंने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। मनी में जो चीज़ मेज़र हुई उन्हें मैंने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। अब रिकॉर्ड करके मुझे कम्युनिकेट भी करना होगा। कम्युनिकेशन किसको करेंगे? अगर घर की बात करें तो मुझसे पापा ने पूछा बताओ इस महीने तुमने कितना खर्चा किया। मैंने तुम्हें पॉकेट मनी दी थी, 2000 की पॉकेट मनी थी, तुम्हारे पास कितने बचे? तो तुम पूरा हिसाब बता दो। आपने 2000 दिए थे, ये मैंने इधर पार्टी की, इधर मैंने ये बुक्स खरीदी, इधर से मैंने ये रिचार्ज करवाया, इसमें मेरे ये सब करके मेरे पास आज 300 रुपये ही बचे।
मतलब महीने में मैंने पूरा चला लिया, अब महीने के एंड में मेरे पास सिर्फ 300 रुपये बचे। मतलब आप क्या कर रहे हो, इस चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हो उनको जिनको इसकी ज़रूरत है। बट ऑब्वियस योर पेरेंट्स वुड लाइक टू नो दैट व्हाट आर यू यूटिलाइजिंग योर मनी फॉर। तो ये चीज़ आप जाके क्या करते हो, उन्हें कम्युनिकेट कर देते हैं कि ये चीज़ें हैं, हम आपको ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मैम बिज़नेस जो है, बिज़नेस में आप बोलेंगे ये जो इतना सारा ये लोग अकाउंटिंग करेंगे, हिसाब बनाएंगे, ये किसे चाहिए, तो ये चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट देखेगी कि आपने कितना खर्चा किया, आपने कितने सेल्स किए, आपने कितना प्रॉफिट कमाया। 10,000 की कोई चीज़ परचेस करके लाई थी मैं, और उस 10,000 की चीज़ को मैंने 15,000 में बेच दिया, सेल्स परचेस, तो मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ। गवर्नमेंट इस 5,000 के प्रॉफिट पे आपसे टैक्स लेगी। दूसरी चीज़, आपको लोन की ज़रूरत है, तो बैंक आपको लोन कैसे देगा, जब तक बैंक ये नहीं देखेगा कि आपके बिज़नेस को प्रॉफिट होता है या नहीं। क्योंकि अगर आपका बिज़नेस प्रॉफिट कमा नहीं सकता तो बैंक को लोन वापस नहीं कर सकता। तो वाई बैंक विल गिव यू अ लोन, तो बैंकर्स को भी ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे हिसाब को, मतलब हमारी अकाउंटिंग जो हमने की है हमारे बिजनेस की, दैट वी कम्युनिकेट टू द रेलिवेंट यूजर्स, जिन्हें इनकी ज़रूरत है हम उन्हें देते हैं। आया। तो यहाँ अकाउंटेंसी क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, यस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई करके देखोगे क्या ये जो ट्रांजेक्शन मैंने आइडेंटिफाई किया, कुड इट बी मेजर्ड इन मनी, yes it could be measured in money. If yes then you will record it and after recording you will communicate it. तो 4 चीज़ें हो गई। It is a process, it is to identify, to measure, to record, to communicate. Process of identifying, measuring, recording and communicating। ठीक है, जो information है फिर आपको क्या करना है, communicate करना है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो ट्रांजैक्शंस क्या हैं, जो ट्रांजैक्शन आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, मतलब मनी रिलेटेड, आपके बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, दैट मीन्स मनी रिलेटेड है। घर के लिए कार खरीदी, वो घर के लिए जो कार खरीद के 4 लाख का खर्चा किया वो मैं बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बिकॉज दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंसेस वहाँ नहीं, लेकिन हाँ आप बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हो अपने यूज़ के लिए, वो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि उससे बिजनेस के आउटफ्लो इनफ्लो पे इफेक्ट आएगा। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस के पैसे को इफ़ेक्ट करता है, हम वो ज़रूर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हमारे पास अलग से सेविंग पड़ी थी, हमारे बिजनेस में वो पैसा लगा ही नहीं था, उस सेविंग से हम कुछ खरीद रहे हैं, कपड़े खरीदे दिवाली के उन चीज़ों से, तो वो चीज़ें आप बिज़नेस में रिकॉर्ड नहीं करोगे। वो चीज़ें आप क्या नहीं करोगे, बिज़नेस में रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करोगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना आपका, दिस इज़ ऑल अबाउट कि अकाउंटेंसी होता क्या है। इट इज़ ऑल अबाउट कि अकाउंटेंसी क्या है। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ नॉट एट ऑल एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बट यहाँ पे बीइंग न्यू टू द कॉमर्स फील्ड, आप कॉमर्स फील्ड में नए हैं तो इसीलिए थोड़ा सा इन डिटेल इसे अभी समझना ज़रूरी है। अदरवाइज जैसे ही आपका फर्स्ट टर्म होगा तो फर्स्ट टर्म में दिस विल नॉट बी सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ तो एक तरह से आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अकाउंटेंसी होता क्या है। कुछ चीज़ें सिर्फ डेफिनेशन वगैरह, फिर एक चीज़ आएगी बुक कीपिंग आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन चीज़ों को जो जो मैं बताऊँगी वही आप पढ़ना, उसी पे ही फोकस करना, क्योंकि हमें क्वालिटी पढ़ना है, क्वालिटेटिव पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ रहे जो ये रेलिवेंट है। जितना रेलिवेंट होगा वो मैं आपको ऑलरेडी बताती जाऊँगी, ठीक है। चलो अब एक चीज़ बताओ, ये जो अकाउंटिंग है, ये जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्या ये एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? मैंने मेरी पूरा हिसाब रखा, ठीक है, हम घर पे आ गए वापस, अभी ये वाले हैं, हम ये वाले हैं, हमने हिसाब रखा पूरा। अब हिसाब रखने के बाद क्या हुआ, क्या ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है? दिस अकाउंटेंसी इज़ योर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आप बोलेंगे बिल्कुल है। हमें पता चल जाएगा कि अरे मेरे पास 10,000 रुपीज़ थे, जब खर्चा मैंने इतना किया तो मेरे हाथ में अभी फिर 500 रुपये कम कैसे आ रहे हैं। दैट मीन्स कैश मैच कर पाएंगे आप कि यू वर हैविंग 10,000,
यू हैव एक्सपेंडेड दिस मच, देन लेफ्ट ओवर होना चाहिए था हमारे हाथ में 1000 रुपीज़, वाई आई एम हैविंग ओनली 500। अब ये तो घर की बात है, पर बिजनेस में ऐसा अगर होने लग गया बार बार कि होने चाहिए थे आपके गले में, या फिर बोले तो कैश बैलेंस जो आपका बिजनेस में 15,000 होना था, देखा तो 10,000 है, आज इग्नोर करोगे, कल देखा 2,000 कम है, परसों देखा 4,000 कम है, ऐसे करते करते देखा हर रोज़ 2-3 हज़ार रुपये का घपला तो हो ही रहा है। घपला मीन्स देयर इज़ फ्रॉड। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ज़रूरी है अकाउंटिंग, बिल्कुल ज़रूरी है, बिकॉज इट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन कि एक्चुअल में आपके पास क्या होना चाहिए था। और देखिए मैं बोल रही हूँ कि 2018 और ये हो गया 2019, 2 ईयर्स है। इस साल में क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट था 5 करोड़ रुपीज़ और 2019 में मेरा प्रॉफिट चला गया 6 करोड़ रुपीज़। 2018 में मेरा प्रॉफिट 5 करोड़ है और यहाँ चला गया मेरा प्रॉफिट 6 करोड़ रुपीज़। आप क्या बोलेंगे कि ये तो बहुत अच्छा है कि हमने क्या किया, हमारी इनकम इंक्रीज़ हो गई। हमारी इनकम क्या हो गई, हमारा जो पैसा है वो इंक्रीज़ हो गया, हमारी सेल्स कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो गई। तो कहीं ना कहीं इन डेप्थ अगर आपको देखना है तो इन डेप्थ के लिए अगर ये अकाउंटेंसी बनी हुई होगी तो यहाँ पे ये हेल्पफुल रहेगी। अब आप पूछेंगे मैम कैसे, आप प्राइमा फेसी देख के क्या बोल रहे हैं कि 2018 में एक कंपनी है, एक कंपनी का 5 करोड़ का सेल है, वहीं 2019 में उस कंपनी का 6 करोड़ सेल है। आप बोलेंगे वाह कंपनी तो क्या है, ग्रोथ पे है, कंपनी अच्छा खासा सेल्स अब क्या हो रहा है, 1 करोड़ से सेल्स कंपनी का इंक्रीज हो गया। फिर मैंने बोला रुको रुको रुको, ऐसे कैसे, मैंने उसकी क्या करी, पूरी अकाउंट बुक खोल ली, मैंने उसकी पूरी अकाउंटिंग खोली। अकाउंटिंग खोल के जब मैं देखना चालू किया तो मुझे दिखा अरे ये क्या, 1.5 करोड़ की तो लॉटरी लगी है। मतलब पैसा कहाँ से आया है, लॉटरी से। और क्या हर साल लॉटरी लगेगी, नहीं, इसका मतलब इस बार तो सिर्फ 4.5 करोड़ सेल्स के हैं और 1.5 करोड़ जो है ये तो लॉटरी का पैसा है। मतलब ऊपर से तो दिख रहा था कि कंपनी ज़्यादा कमा रही है, पर डिटेल में गए जब इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देखा तब पता चला सेल्स तो उल्टा कम हो गई है, लेकिन लॉटरी ने बात संभाल ली। तो यहाँ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यस इट इज़ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे और देखते हैं, ये तो आपने इनकम की बात की। फिर यहाँ पे देखा हमने एक्सपेंस। हम बोले कि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कंपनी है ये कंपनी के लीगल एक्सपेंसेस होते हैं। लीगल मतलब कोर्ट केस वगैरह के जो एक्सपेंसेस हैं, पेनाल्टी वगैरह लग जाती हैं, तो ये लीगल एक्सपेंस। पिछले साल कंपनी के लीगल एक्सपेंस 2 करोड़ थे, बड़ी कंपनी है, ठीक है। इस बार लीगल एक्सपेंस हो गए 7 करोड़। कहीं ना कहीं देख के लगेगा इतने लीगल एक्सपेंसेस क्यों बढ़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी कुछ इलीगल काम कर रही है या फिर गलत हो रहा है कंपनी से कुछ भी, इसलिए लीगल एक्सपेंसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कंपनी का क्या होगा, आप अगर अपना पैसा लगाना चाहोगे तो क्या ऐसी कंपनी में लगाओगे। तो ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी हेल्प करेगी। इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू। इट विल वॉट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू। हमने टारगेट किया था, फिर एक एग्जांपल लेते हैं, हमने टारगेट किया था कि कंपनी को इस साल 4 करोड़ की सेल्स करनी है, कंपनी लेकिन 3 करोड़ की सेल्स कर पाई। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आप अकाउंट्स देख के जान सकते हैं कि सपोज़ कीजिए जिस एरिया में हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो है ओल्ड एज वालों का एरिया, वहाँ पे टॉय शॉप हमने खोल दी। तो बट ऑब्वियस है कि जिस ओल्ड एज एरिया में आपने टॉय शॉप खोली है वहाँ पे इतनी सेल्स नहीं होगी, ये भी एक रीज़न है। तो कहीं ना कहीं आप गोल्स अचीव क्यों नहीं कर पा रहे, अचीव कर लिए लेकिन थोड़ा बहुत अभी वेरिएशन है। तो व्हाई दैट वेरिएशन, बिकॉज ऑफ कॉस्ट और एनी अदर थिंग। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटेंसी हेल्प करता है एनालाइज करने में। दैट मीन्स अकाउंटेंसी एक्ट एज अ अकाउंटिंग, दिस अकाउंटिंग एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इनकम। This is what this act as a source of income. Are you getting this point?
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब अकाउंटेंसी के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स है अकाउंटेंसी की। और अगर आपने ये सौभाग्य पाया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंसी या CS या CWA CMA इनकी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये अकाउंटेंसी का नेक्स्ट लेवल आपको पता चलेगा, जो इस बुक में बहुत एलिमेंट्री है। 11th-12th इज़ वेरी एलिमेंट्री, बट जब आप अगर CS करने के लिए जाएंगे तो यू विल फाइंड इट इज़ जस्ट वाओ, इट इज़ जस्ट वाओ। ठीक है, चलो आगे। अब हम आते हैं, हम बोल रहे हैं यस अकाउंट एक्ट एज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंट क्या है हमारे लिए? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो है हमारे लिए अकाउंट्स एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है? What are the characteristic of accounting information तो what are the qualitative characteristic of information? ये जो information है ये किस तरह की information है, क्या qualitative characteristics हैं information के, मतलब characteristic मतलब कैसा होना चाहिए। आपका अकाउंट ऐसा बना होना चाहिए कि ये चीज़ें हमें अकाउंट्स से देख के information मिल जाए। तो कैसा होना चाहिए इस कैरेक्टरिस्टिक की, कोई चीज़ कैसी होना चाहिए? तो आपने जो अकाउंटिंग की है वो अकाउंटिंग से जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैसी मिलनी चाहिए और कैसी मिलती है। तो वी आर गोइंग ऑन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वी आर गोइंग ऑन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो here we are on qualitative characteristic of accounting information। accounting information के कुछ qualitative characteristic। सबसे पहले देखो, जो भी आपके accounts आपने बनाए हैं, ठीक है, तो यहाँ बोलता है ये जो qualitative characteristics हैं, this qualitative characteristics are attributes of accounting information which tends to enhance। देखो एक चीज़ सिंपल सी है, जो भी आपके अकाउंट्स आपने बनाए हैं, आपके अकाउंट की जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहिए। इट शुड एनहेंस द अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूजफुलनेस। आपके अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए जिससे देख के पता चले कि कहीं ना कहीं आपने किस फील्ड में प्रोग्रेस की है, कहाँ फेलियर है, कहाँ कितना लग रहा है, ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सबके अकाउंट्स अलग अलग नहीं बन सकते। डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स आए हैं, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो इसीलिए आए हैं कि कोई भी किसी भी कंपनी के अकाउंट्स देखेगा तो समझ जाएगा कि अच्छा डेबिट इसीलिए हुआ है, क्रेडिट इसीलिए हुआ है, सारी चीज़ें सेम होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूजफुलनेस को एनहेंस करता है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आप यूज़ करेंगे दैट शुड हैव रिलायबल होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जिस पे आप इजीली डिपेंड कर सकते हो। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना है आपके अकाउंट्स में आपको। यू शुड नॉट राइट द इन्फॉर्मेशन दैट्स नॉट करेक्ट। मतलब ये कि सपोज कीजिए हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में एक मैनेजर है, मैनेजर को बोलते हैं आप परचेस करिए हमारे स्टॉक के लिए, आप बिल्कुल हमारे स्टॉक का परचेस कीजिए। और वो मैनेजर परचेस तो करता है स्टॉक, लेकिन जब मालिक पूछता है बिल, वो बोलते हैं बिल तो नहीं दिया, बिल तो नहीं है मेरे पास। तो हम पूछेंगे अच्छा तुम इतना सामान लेके आए हो, इतना सारा, बताओ ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का, ये कितने का। वो अंदाज से बता रहा है ये 150 रुपये का है, ये 200 का है, बल्कि एक्चुअल में क्या है, वो जो 150 की चीज़ बोली वो 50 रुपये की है, जो 200 की बोली एक्चुअल में वो 400 रुपये की थी। अब वो तो इतना सारा सामान लेके आ गया, उसे याद नहीं है रेट। अब हमने उसकी बात मान ली, उसने कहा ये 150 रुपये की चीज़ है, एक्चुअल में वो 50 रुपीज़ की थी। हम मार्केट में 150 की चीज़ 150 में तो नहीं देंगे, वी विल गिव एट 200। तो कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं, दूसरी दुकान में तो ये चीज़ 70-80 रुपीज़ की मिल जाती है, यहाँ 200 में नहीं लेना यहाँ से। दूसरा, जो चीज़ उसने बोला 200 की, वो एक्चुअल में तो 400 कॉस्टिंग थी उसकी, और क्या हुआ, हम उसे बेच रहे हैं, उसकी मान के हम क्या कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं कितने में,
उसकी 400 कॉस्टिंग थी, उसने बताया 200, हम क्या कर रहे हैं 300 में उसे सपोज करो सेल कर रहे हैं, यहाँ तो लॉस हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दैट मीन्स रिलायबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपको जहाँ से मिल रही है दैट शुड बी रिलायबल, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल होगी तभी तो अकाउंट्स आपके रिलायबल बनेंगे। तो देयर शुड बी रिलायबल, कोई एरर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब कोई गलती नहीं, या कोई बायस्ड नहीं होना। बायस्ड नहीं होने का मतलब क्या है, बायस्ड नहीं होने का मतलब ये है कि सपोज करो हमने 2 लोगों को क्या किया, इंटरेस्ट दिया, हमने लोन दिया, ठीक है, एक से हम 9% चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट और एक से सिर्फ 1%। क्यों? क्योंकि वो रिश्तेदार है। यहाँ बायस्ड हो गए, यहाँ आप क्या हो गए, बायस्ड हो गए। सामान बेचना भी है आपको तो रिश्तेदार को सस्ते में दे रहे हो, दूसरे को महंगे में दे रहे हो, तो आपकी चीज़ें जो अकाउंट्स में लिख रहे हो वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए। तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर, इट शुड बी फ्री फ्रॉम गेटिंग बायस्ड। तो ये होता है रिलायबल, जिस पे इजीली हम रिलाई कर पाए, क्योंकि आप आपके रिलेटिव को दे रहे हो, तो ये हम इन अकाउंट्स पे कैसे रिलाई करें जब ये क्या है, बायस्ड हो गए, आपने रिलेटिव को देख के चीज़ें प्राइजेस चेंज कर दिए, तो इट इज़ दैट यू आर गेटिंग बायस्ड। तो रिलायबिलिटी इज़ वन थिंग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में आता है क्या, रिलायबिलिटी आया। देन सेकेंड इज रेलिवेंस। रेलिवेंट भी तो हो चीज़, हर चीज़ नहीं लिखी जाती है अकाउंट्स में। एक स्टेपलर पेन 5 रुपये के लिए आया तो अंबानी 5 रुपये के जो है उसके बिजनेस में 5 की स्टेपलर पेन रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, रेलिवेंस, सही चीज़ें लिखना है। हर चीज़ का क्या होता है, रेलिवेंस। कोई काम की इन्फॉर्मेशन है तब लिखो ना, हर कभी कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन तभी रेलिवेंट होगी जब वो सही टाइम पे मिलेगी। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कब होगी, जब अवेलेबल होगी इन टाइम, जब ज़रूरत है तब अवेलेबल होगी, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन को देख के हम पास्ट समझ सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो रेलिवेंट होती है इन्फॉर्मेशन। रेलिवेंट क्या होती है, इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होती है, उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पास्ट क्या था ये देख सकते हैं। तो ये अवेलेबल होनी चाहिए ऑन टाइम। रेलिवेंस कब होगा किसी इन्फॉर्मेशन का, काम की कब होगी, जब वो टाइमली अवेलेबल होगी, ठीक है। तो देयर शुड बी रेलिवेंस। इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला रिलायबिलिटी, जिस पे आप रिलाई कर सके। सेकेंड इज रेलिवेंस। थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब ये अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स decision maker must interpret accounting information in same sense as it is prepared and conveyed to them। हमने जिस तरह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए हैं, हमने जो जो सोचते हुए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो यूज़र होगा, गवर्नमेंट हो सकता है या फिर आपको जो लोन दे रहे हैं वो लोग आपके अकाउंट्स को यूज़ करेंगे। तो वो जो यूज़र आपके अकाउंट्स को यूज़ कर रहा है उसे वही समझ में आना चाहिए जो सोच के हमने यहाँ पे चीज़ें हमारे अकाउंट्स में लिखी थी। जो हमने सोच के लिखी है एग्जैक्टली वही इसके दिमाग में जाना चाहिए, तभी तो सही डिसीजन आएगा। हमने एक्सपेंसेस वगैरह सब चीज़ें जो है सही इसलिए बताई कि उन्हें पता रहे कि हमारी इनकम कितनी है, पर यहाँ पे यूज़र उसको ठीक से अगर नहीं समझ पा रहे तो हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट कर दे। वो इतने सारे एक्सपेंसेस है मैं तो रिजेक्ट कर देता हूँ। बल्कि हम क्या बताना चाह रहे थे, सही पोजीशन बता रहे हैं, ये क्या होगा, इन शॉर्ट कि जो हम बोलना चाह रहे हैं वही सामने वाले तक पहुँचना चाहिए। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन बैड हुआ तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकता है। The qualities that distinguish between good and bad communication in a message are fundamental of understandability of message। जो अकाउंट्स में हम मैसेज देना चाह रहे हैं वही मैसेज गो थ्रू होना चाहिए, वही पास ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो अकाउंटेंट शुड प्रेजेंट द कंपेरेबल इंफॉर्मेशन इन इंटेलिजेंट फॉर्म। कंपेरेबिलिटी बनती है, जैसे मैंने बताया था 2018-2019 के सेल्स कंपेयर की। दिखने में तो क्या दिख रहा था, पिछले साल 5 करोड़ की सेल्स है, इस बार 6 करोड़ की सेल्स है। फिर हम और डीप में गए तो पता चला कि 1.5 करोड़ की तो क्या थी, लॉटरी थी।
तो यहाँ पे चीज़ें कन्वे सही तरह से नहीं होंगी तो इन्वेस्टमेंट में डिसीजन गलत जा सकता है हमारा। मैं क्या हूँ, मैं सिर्फ अकाउंट्स को देख के ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकती, बस देख लिया और पिछली बार की सेल्स 5 करोड़, इस बार की 6 करोड़, कंपनी अच्छी है, लगा दो पैसा कंपनी में, इन्वेस्टमेंट कर दो वहाँ पे। अब कैसे इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी में वो भी हम समझेंगे। हमने कहा कंपनी में पैसा लगा दो, ये तो देखा ही नहीं है, अंदर जाके झाँक के देखा ही नहीं कि 1.5 करोड़ की तो लॉटरी थी, अगली बार लॉटरी थोड़ी ना लगेगी, सेल्स तो अभी उल्टा कम हुई थी। तो दिस इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, जैसा है वैसा दिखना चाहिए। तो रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड द लास्ट वन फॉर क्वालिटेटिव इज कंपेरेबिलिटी। इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो 2 साल 3 साल की इन्फॉर्मेशन को आपस में कंपेयर किया जा सके, पता किया जा सके। तो कंपेरेबिलिटी भी देना चाहिए। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इज दैट कुड बी कंपेयर्ड। इन्फॉर्मेशन वो जिसे कंपेयर किया जा सके, दैट इज क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। सो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो चीज़ों को आप रिलाई कर पाएँ, रेलिवेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंड कर पाए एंड लास्ट इज कंपेयर भी कर पाए। दिस आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर क्वालिटेटिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो टिल नाउ इफ़ यू थिंक दैट थिंग्स आर गोइंग वेल, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ वाओ। Here we are going to cover NCERT, but if you want classes, online classes, if you want from me, there we will cover reference book. It could be TS Grewal, it could be SD, कोई भी हम क्या कर सकते हैं, एक रेफरेंस बुक वहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ NCERT we are covering just because NCERT हम नहीं छोड़ रहे, सारे कॉन्सेप्ट तो वही होंगे। Whether you pick a रेफरेंस बुक और NCERT, सारी चीज़ें सेम होंगी, बट यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पूरा TS ग्रेवाल सॉल्व करवाना या फिर किसी और बुक को सॉल्व कराना। तो हियर आई एम गिविंग यू ओनली कॉन्सेप्ट एंड 1 or 2 क्वेश्चंस। सो इफ़ यू वांट क्लासेस वी कैन डू दैट, वी कैन कवर TS ग्रेवाल और सम अदर प्रैक्टिस शीट्स दैट आई एम हैविंग। ठीक है, तो टिल नाउ दिस इज़ फॉर टुडे। Tomorrow we will cover up more on this, we will cover up more concepts, we will cover up chapter number 1 also. So just one thing, revise भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, but the thing is you need what you need, full concentration. अभी सिंपल चीज़ें थी, थोड़ा थोड़ा समझाया, कल हम इसी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो दिया है ना, इसके इस चार्ट को समझेंगे विथ एग्जाम्पल्स। विथ वॉट एग्जाम्पल्स, यहाँ ये जितनी चीज़ें दी ना इसमें अभी एग्जाम्पल्स भी लेने, केस लेंगे हम, तो वो समझेंगे। बट अभी ऊपर से चीज़ें समझ में आएंगी, तब यहाँ पे हम क्या जाएंगे, इन डीप। ठीक है, तो टिल नाउ आई होप द क्लास वॉज रियली यूजफुल फॉर यू। दिस इज़ द फर्स्ट क्लास, दैट्स वाई इट इज़ शॉर्ट। अदरवाइज़ अब जब हमारी क्लासेस होंगी एटलीस्ट 1.5 घंटे की, 2 घंटे की क्लासेस होंगी, रोज़ के 1-2 पार्ट आपको मिला करेंगे। ठीक है, तो do well, study well, stay positive, and this is the best subject I would say. You would love this. थोड़ा टाइम दो, थोड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर होने दो, then you will love this accountancy. Okay? चलो, bye bye.